अगली सुबह काफी सारे रिपोर्टर्स कोर्ट के बाहर जमा थे। आज मेडिकल हाउस के केस की पहली सुनवाई थी। बहुत सारे लोग भी बाहर जमा होकर राणा साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलाई गई थी। तभी वहां राणा हाउस की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अभव सीमा, आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर निकले। उन्हें देखकर भीड़ और भी जोर जोर से नारे लगाने लगी। आर्या ने उन्हें देखा और फिर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। रिपोर्टर्स ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर अभव सिम्हा ने ऐसा होने नहीं दिया। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो आद्विक और प्रथम किसी फाइल पर डिस्कशन कर रहे थे। उन दोनों ने उन सब की तरफ देखा और फिर वो उन लोगों के पास आ गए। आद्विक और प्रथम को देखकर उन सब ने हल्का सा सिर झुका दिया। आद्विक ने कहा, आर्या, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें अपने अपोजिट मुझे देखना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं इस केस से दूर रहूं, पर आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप वही कर रहे हैं जो आपकी ड्यूटी है, और मुझे खुशी है कि हमारे देश में आज भी आप जैसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। इतना कहकर उसने अभव सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, काश आपका असर किसी और पर भी होता। अभव सिम्हा ने उसे घूर कर देखा। प्रथम और आद्विक मुस्कुरा दिए। प्रथम ने कहा, तुम्हारा हाथ कैसा है अब? आर्या ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, दर्द है पर ठीक है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कमिश्नर और सरकार उस तरफ आए। उनके साथ मित्तल भी था। कमिश्नर और मित्तल ने अभव सिम्हा की तरफ देखा। सरकार आर्या की तरफ देख रहा था। आर्या वहां से जाने लगी कि तभी सरकार ने कहा, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो आर्या, ये केस तुम्हारे हक में नहीं जाने वाला। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर वो सरकार की तरफ पलटी। उसने कहा, सरकार, कितनी बार हारने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये केस भी तुम्हारी हार का एक रीजन बनेगा। सरकार मुस्कुरा दिया। उसने पीछे खड़े वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। सरकार ने कहा, यकीन नहीं होता कि तुम दोनों अभी भी राणा फैमिली के साथ हो। तुम्हारी मां इस परिवार की वजह से नहीं रही, तुम्हारा बाप मारा गया, फिर भी तुम अभी भी इस परिवार के भक्त हो। आर्या गुस्से में आकर एक कदम आगे बढ़ी और उसने कहा, सरकार। सरकार ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों कब समझोगे जब तुम में से एक तुम्हारी माँ बाप की मौत मरेगा? आर्या ने तेज आवाज में कहा, सरकार, अपनी जुबान को लगाम दो वरना। इतना कहकर वो और आगे बढ़ी कि तभी वरिष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, आर्या, कोर्ट में है हम। वशिष्ठ ने कहा, हाँ आर्या, जाने दो ना, चल यहां से। इतना कहकर वो दोनों आर्या को वहां से ले गए। अभव सिम्हा ने सिर झुकाया और वो उन लोगों के पीछे जाने लगा। तभी पीछे से कमिश्नर ने आवाज दी, अभव सिम्हा। अभव सिम्हा रुक गया। वो उन लोगों की तरफ पलटा। कमिश्नर ने कहा, याद रखना, तुम इस परिवार में क्या करने गए हो। खुद का ख्याल रखना और इनके लिए खुद को खतरे में मत डालना। समझ में आया? अभव सिम्हा ने सिर हिलाया और फिर वो अंदर चला गया। मेडिकल हाउस का केस शुरू हो गया। आर्या परेशान नजर आ रही थी। अभव सिम्हा के कहे अनुसार सबूत पक्के तो नहीं थे, फिर भी काफी हद तक केस को आर्या के खिलाफ करने के लिए काफी थे। काफी बहस के बाद कोर्ट ने कमिया की अपील के मुताबिक आर्या को 1 हफ्ते का टाइम दिया। आर्या और बाकी सब बाहर निकल आए। जब वो निकल रहे थे, सामने से दादा साहिब आते दिखाई दिए। दादा साहिब ने कहा, आर्या। आर्या ने उनकी तरफ देखा और वो उस तरफ बढ़ गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने दादा साहिब के पैर छुए। दादा साहिब ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। दादा साहिब ने कहा, लगता है कि हम लेट हो गए, हम माफी चाहते हैं। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दादा साहिब, माफी मत मांगिए। वैसे भी आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, आप बस हमें फोन कर देते। दादा साहिब ने कहा, बेटे, हम जानते हैं कि आप सब किस दौर से गुजर रहे हैं। हम सरकार से इसी बारे में बात करने आए हैं कि अब वो बस करे, वरना हमें फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। राणा के ना होने का सब फायदा उठा रहे हैं। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, पर हम फायदा उठाने नहीं देंगे दादा साहिब, आप बस मुझ पर यकीन रखिए। दादा साहिब ने आर्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमें तुम पर पूरा यकीन है, हम अब चलते हैं, सरकार से मिले जाकर। आर्या ने सिर हिला दिया। वो चारों घर पहुंच गए। चारों थके हुए थे। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या सोफे पर पसर गए। आर्या ने आंखें बंद कर ली और सिर सोफे पर टिका दिया। अभव सिम्हा उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। वो किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके हाथों में प्लेट थी। प्लेट में 4 जूस के गिलास रखे हुए थे। वो आया और उसने प्लेट को टेबल पर रख दिया। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। अभव सिम्हा ने कहा, इस तरह देखने की जरूरत नहीं है,
थक गए थे तुम तो मैंने सोचा सिक्योरिटी ऑफिसर होने का कुछ फर्ज निभा दूं। इतना कहकर उसने गिलास उठाया और सोफे पर बैठ गया। उन तीनों ने भी एक एक गिलास उठा लिया। वशिष्ठ ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अब सीमा ने सोचते हुए कहा, तुम लोगों के पास मेडिकल हाउस के रिकॉर्ड नहीं है क्या? आर्य ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड पूरी तरह से गायब है। किसी को नहीं पता कि कहां गए सारे रिकॉर्ड। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे पता है। सब पीछे पलटे तो अधिराज खड़ा था। वो अंदर आ गया। उसने एक नजर अब सीमा की तरफ देखा और फिर सोफे पर बैठ गया। वरिष्ठ ने कहा, तुम्हें पता है कि रिकॉर्ड कहां पर है, पर कैसे? अधिराज मुस्कुरा दिया और उसने अपना फोन निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। वो तीनों देखने लगे तो उसमें सरकार को एक आदमी एक पेन ड्राइव दे रहा था। अधिराज ने कहा, रेड पड़ने से कुछ दिन पहले ही असली वाले रिकॉर्ड, जिसमें मेडिकल हाउस में काला कारोबार कौन करता है, कैसे करता है, सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हटाकर नकली रिकॉर्ड रख दिए ताकि तुम्हारे बाबा को फंसाया जा सके। सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अब सीमा ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? आर्य शांत रहकर अधिराज को देख रही थी। अधिराज ने कहा, यह बहुत गहरी प्लानिंग है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वशिष्ठ ने कहा, 1 मिनट, सरकार तुम्हारे पापा के पास पेन ड्राइव कैसे आया? अधिराज ने अब सीमा की तरफ देखा और फिर कहा, इसके ससुर और पापा का कमाल है। अब सीमा ने उसे घूरा और फिर कहा, यू हैव अ डेथ विश और समथिंग? अधिराज ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे पापा के थ्रू वो पेन ड्राइव मित्तल के पास पहुंच गया और मित्तल ने वो मेरे पापा को दे दिया। रिकॉर्ड गायब क्यों हुए, ये सब उस पेन ड्राइव में है। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो पेन ड्राइव हमें वापस लाना होगी। अधिराज ने कहा, आई एम सॉरी टू से, पर इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस बिल्डिंग में अभी तक अलाउड नहीं हूं। वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट है। पापा के अलावा वहां सिर्फ गिने चुने लोग जा सकते हैं। आर्य सोच में डूब गई। अधिराज ने कहा, फिलहाल मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कुछ होगा तो तुम लोगों को बताऊंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, थैंक यू अधिराज। अधिराज मुस्कुरा दिया। उसने आर्य का सिर थपथपाया और फिर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही अब सीमा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो भी बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही तीनों भाई बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वजीर शतरंज खेल रहा था। उसके सामने सरकार बैठा हुआ था। वजीर ने कहा, तो वो मेडिकल हाउस तुम लोगों को अपने कब्जे में चाहिए, इसलिए तुम लोगों ने ये सब किया। पर उस मेडिकल हाउस में ऐसा है क्या? सरकार ने अपनी चाल चलते हुए कहा, सिर्फ मेडिकल हाउस ही नहीं, एसआर सिक्योरिटी भी हमें अपने कब्जे में चाहिए। वजीर ने उसकी तरफ देखा तो सरकार ने कहा, राणा ने अपने गार्ड्स की इतनी बड़ी पहचान बना दी है कि वो लोग बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं और इसी पहचान की हमें बेहद जरूरत है। वजीर ने कहा, इसीलिए 22 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि सुनंदा सब जान गई थी। सरकार ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ना जाने उसे शक कैसे हो गया था, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें लगा था कि राणा उसके बाद हमारे साथ आ जाएगा, पर वो और ढीठ हो गया। वजीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सुनंदा की ही तरह आर्या भी है, अब कौन सी चाल चल दे कुछ पता नहीं चलता। सरकार ने गहरी सांस ली और फिर कहा, डोंट वरी, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। खुद आर्या को भी पता नहीं चलेगा कि कब उसके अपने उसके खिलाफ हो जाएंगे। वजीर मुस्कुरा दिया और उसने अपनी अगली चाल चल दी। अधिराज बाहर आया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अधिराज। अधिराज पलट गया। अब सीमा उसके पास आया। अधिराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो बड़ी, अगर तुम लड़ाई करने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम लिटरली वेरी वेरी बिजी। अब सीमा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं बस कुछ पूछने आया हूं। अधिराज ने कहा, क्या पूछने आए हो तुम? अब सीमा ने कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? अधिराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, क्या कर रहा हूं मैं? अब सीमा ने कहा, अपने पापा के खिलाफ जा रहे हो, आर्य की मदद कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि इसका क्या नतीजा हो सकता है? अधिराज ने दूसरी तरफ देखा और फिर वो हल्का सा हंस दिया। फिर उसने अब सीमा की तरफ देखा। अधिराज ने कहा, अब सीमा, मैं जो भी कर रहा हूं उसकी 2 वजह है। पहली, मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। जब मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और मुझे रोकना चाहिए तो मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूं। मुझे पता है कि मेरे पापा गलत हैं। राणा साहब पर हुए हमले के दिन मुझे बहुत कुछ पता चला था और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सीमा ने कहा, और दूसरी वजह?
अधिराज ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, मैं आर्या से प्यार करता हूं। इतना कहकर वो पलटा और अपनी कार में बैठकर चला गया। अब वो सीमा उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आइश दिस लिटिल पंक। इतना कहकर वो मुड़ा और अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसे कुछ बातें सुनाई दी। वो अंदर जाने की बजाय पिलर के पीछे छुप गया। उसने सुना वरिष्ठ कह रहा था, मैंने कह दिया ना, हम उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, हम रिस्क नहीं ले सकते आर्या। वशिष्ठ ने कहा, बात तो सुन। वरिष्ठ ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोग वहां नहीं जाओगे। कोई खतरा मोल नहीं लेगा फिलहाल। हम इस केस को जीतने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ये मेरा लास्ट डिसीजन है और तुम दोनों को मानना होगा। आर्या ने एक गहरी सांस ली। अपनी कार चलाता हुआ अधिराज उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसे याद आने लगा कि जब वो लोग वीडियो देख रहे थे, अधिराज ने चुपके से एक ऑडियो ब्लूटूथ वहां पर सोफे के नीचे डाल दिया था। अब वो उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसने वरिष्ठ की बातें सुनकर अपने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और फिर कहा, अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वरिष्ठ क्यों टांग अड़ा रहा है भाई? इतना कहकर उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर अपनी कार को ले गया। आर्या अपने कमरे में चहलकदमी करती हुई कुछ सोच रही थी। अचानक से उसने अपना फोन निकाला और फिर एक फोन मिलाया। फोन पिक होते ही आर्या ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए आज रात। सामने से कुछ कहा गया। आर्या ने कहा, मैंने एक प्लान बनाया है, उसमें आपकी मदद चाहिए। सामने से फिर कुछ कहा गया। आर्या ने कहा, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूं, आप आ जाना। इतना कहकर आर्या ने फोन काट दिया। इतना कहकर उसने एक नंबर, एक एड्रेस सेंड किया। फिर उसने एक और मैसेज टाइप किया और एक दूसरे नंबर पर भेज दिया। आर्या ने यह सब करके फोन बेड पर फेंक दिया और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। सिस्टम पर गाना जोर से बजने लगा। थोड़ी देर बाद आर्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद गई।